27 सितंबर 1925 और 26 दिसंबर 1925, ये 2 तारीख भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही अहम है। 27 सितंबर 1925 को आरएसएस का गठन हुआ था नागपुर में और 26 दिसंबर 1925 को सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था कानपुर में। ये दोनों दलों का आज लगभग 100 साल पूरे हो चुके हैं। इन 100 सालों की जर्नी में, इन 100 सालों के सफर में दोनों दल आज किस पोजीशन पे हैं? आरएसएस आज विश्व की सबसे बड़े संगठन में से गिनती होती है और वहीं सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि भारतीय धरातल से लगभग गायब हो चुकी है। इसके क्या कारण है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये वीडियो देखते हैं जहां सुधांशु त्रिवेदी और आलोक शर्मा दोनों आमने सामने हैं और ऑडियंस से सवाल पूछे जा रहे हैं। वो ऑडियंस किससे ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं, चलिए इस बात को देखते हैं इस डिबेट वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रही बात पोलराइजेशन की, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक पोलराइजेशन नहीं करता है, सिर्फ इतना कहता है कि देखो ये राष्ट्र का गुरुत्व केंद्र हिंदुत्व है, ये राष्ट्र का गुरुत्व केंद्र हिंदू समाज, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म है। यदि ये नहीं बचेगा तो भारत नहीं बचेगा, ध्यान रखना। नहीं तो भारत अफगानिस्तान बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा। इस मानसिकता से बचने के लिए जरूरी है कि हिंदुत्व की आग को एक साथ रखो, अलग जगाओ। रागी जी उनकी बात सही कह रहे हैं। नहीं, गलत बोल रहे हैं। आरोप लगा रहे थे वही सही। नहीं 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 अंजना जी बस एक लाइन मुझे जोड़ लेने दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2024 के चुनाव का आकलन कीजिएगा, बूथ वाइज किस प्रकार से वोट जिहाद हुआ है, इसको हिंदू मुसलमान करना कहते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपना सारा कलेजा निकाल करके दे दिया, लेकिन जब मुसलमानों को वोट करने की बात आई तो उन्होंने वोट जिहाद किया। भारतीय जनता पार्टी को 2 वोट, 3 वोट, 1 वोट, 2 वोट। क्या यही भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल काम किया था? नहीं। पोलराइजेशन करके किसने किया? जो रेडिकल मानसिकता के लोग थे, जो पाकिस्तान बनाने में सफल है, कायदे से उनको कुचल दिया जाना चाहिए था। लेकिन उसको क्या होता है? कांग्रेस कुचल देना क्या होता है? किया। एक सेकंड, कुचल देना क्या होता है? कुचल देने का मतलब है कि ऐसी मानसिकता को नहीं रहने देना चाहिए था। कुछ भी कहते हैं आप, थोड़ा शब्दों पर संयम रखिए। मैं बिल्कुल शब्दों पर संयम रखना चाह रहा हूँ। क्या मुस्लिम लीग की मानसिकता को कुचलने की बात क्या गलत थोड़ा है? डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया था, उसे कुचलना चाहिए था 16 अगस्त 1946 को, मगर उससे हाथ नहीं डायरेक्ट एक्शन करने वालों के साथ। क्या आप चाहते थे कि लोअर खाली जैसे काम करने वाले लोगों को रहने देना चाहिए था? और मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, शाहिद हुसैन सोहरावर्दी उस समय बंगाल का चीफ मिनिस्टर था, जिसके संरक्षण में दंगे हुए। उसके बाद गांधी जी उसी के साथ जाके बैठे नोआखली में, और उसके बाद उसके ऊपर इनकम टैक्स का केस था। जवाहरलाल नेहरू ने फॉरेन मिनिस्टर को लेटर लिखा कि इसके इनकम टैक्स के केसेस विड्रॉ कर लिए जाए, वरना गलत मैसेज जाएगा, ये भारत में रहेगा। 3 साल रहा, अपने केसेस विड्रॉ किए और जाके पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना जाके। इसे कहते हैं ऐसे लोगों को कुचलना चाहिए था। मेरा सवाल आलोक जी से है कि इन्होंने अभी सरकार को टर्न पे आके सरेंडर करने का बात कही। कल कई पी चिदम्बरम जी का इंटरव्यू हुआ है कि मैं मुंबई हमले का मैं बदला लेना चाहता था, लेकिन उस टाइम के मनमोहन सिंह सरकार ने ये मना कर दिया कि सैन्य कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम अमेरिका के दबाव में। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। वाह, गृह मंत्री मैं उनकी बात से डिनाई करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बदला लिया है, चाहे 62 का युद्ध हो, चाहे 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की बात हो। पाकिस्तान के साथ हमने 2-2 हाथ किए, सरेंडर नहीं किया कभी। आपके वित्त मंत्री रह चुके हैं, आपके गृह मंत्री रह चुके हैं। आपकी पार्टी, मैं कहता हूं मैं सहमत नहीं। आपकी पार्टी सहमत होगी नहीं, उसका रिएक्शन आए। अच्छा सुनिए, वापस प्रवक्ता जी, पार्टी सहमत है असहमत है? पार्टी का पार्टी बताइए। पार्टी का प्रवक्ता नहीं बताएगा। आप क्या बन के आए हैं? मुझे लगता है इस तरह के बयान किस परिप्रेक्ष्य में आते हैं, उनको किस तरह से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है, वो एक अलग चीज है। अच्छा सुनिए, एक लाइन अंजना जी, वही सोची थी ये जवाब देने में आपको इतना टाइम क्यों लगा? अंजना जी एक लाइन, अच्छा सुनिए एक लाइन अंजना, वो दूसरे वाले गृह मंत्री जो झेलम में गए थे, कह रहे हैं कि आरएसएस की जरूरत नहीं है, बताओ ना भाई कि भाई लहूलुहान थी घाटी और झेलम डरी हुई थी, खामोशियां रातों की दिन में भरी हुई थी, और दहशत का था ये आलम कि डल लेक घूमने में
गृह मंत्री के पैरों के नीचे धरती फटी। मोदी जी मैं उत्तर देता हूँ। मोदी जी चाइना को क्लीन मेरा सवाल आलोक मिश्रा जी, सवाल सुनिए, मोदी जी चाइना को क्लीन चिट देते घूम रहे हैं। सर मेरा सवाल आलोक मिश्रा जी से है कि मैं अपने शर्मा शर्मा मेरा सवाल आलोक शर्मा जी से है। एक बात कहना चाहूँगा, मैं खुद आरएसएस से आता हूँ, तो आपके लिए कहना चाहूँगा कि जो विपक्ष के लिए कहना चाहूँगा, वैसे करते क्या हो? हाँ बीकॉम के स्टूडेंट हूँ मैं, लेकिन स्टूडेंट के तौर पे ही हमने बुलाया है, आप संघ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। संघ का सदस्य हूँ। कहना चाहूँगा जो खुद की परछाई को भी ना पहचान पाए वो संघ का योगदान पूछने आए हैं। जो खुद इतिहास की किताबों में अपना नाम न ढूंढ पाए वो आज आरएसएस का योगदान पूछने आए। ये मैं कह इसलिए रहा हूँ क्योंकि आरएसएस ने राष्ट्र निर्माण के लिए कई काम किया। वो काम समय के उससे तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन बस इतना कहना चाहूँगा कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए जो नेतृत्व की भावना और जो अनुशासन की भावना आरएसएस ने दी है, उसके खिलाफ जो आपका स्टेटमेंट आया कांग्रेस पार्टी का कि यस मैम, कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट आया है कि आरएसएस देश को तोड़ रही है। ऐसा संगठन जो पिछले 100 साल से है वो देश को तोड़ सकता है? मैं उत्तर दूं? मेरा क्वेश्चन सुधांशु जी से है कि ये आरएसएस के जो मेंबर मतलब जो स्थापक थे हेडगेवार जी, वो कांग्रेस के मेंबर थे या नहीं थे? हाँ भैया सुनिए, थे और बताऊं 1920 में नागपुर कांग्रेस। एक दो सवाल, अपने सवाल लिखिए। मैम सर ने डायरेक्टली बोला कि इंडियन आर्मी हो चाहे यूपीएससी हो, पहली बात तो इन्होंने बहुत बड़ा एलिगेशन लगा दिया कि आरएसएस की आइडियोलॉजी होगी तभी आपका वहाँ पे सिलेक्शन होगा। सर आपको मैं कहना चाहूँगा सर, पैट्रियोटिज्म, लीडरशिप, डिसिप्लिन, एथिक्स, सोशल सर्विस, यही है जो इंडियन आर्मी और यूपीएससी सिखाती है। एक अंदर अगर किसी के पास ये चीज़ अंदर है तो वो जाएगा ही इंडियन आर्मी यूपीएससी में। सर यहाँ पर आप आइडियोलॉजी की बात करें, बट अगर किसी के अंदर ये वैल्यूज़ हैं तो यूपीएससी क्या है सर, वो कहीं पर भी जाएगा, वो तो जाएगा। देशभक्ति और मांगती क्या और आरएसएस सिखाती है क्या? यही चीज़ सिखाती है सर। मेरा सवाल एक बात बताइए, आप में से कितने बच्चे हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं, संघ के बारे में जानते हैं? जानते कितने वाले हैं और जुड़े हुए वाले कितने हैं? मतलब तुमने बताया था इसीलिए मैंने सोचा। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी सर से है। एक तरफ पीएम मोदी बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम और एक तरफ आरएसएस के बारे में सपोर्ट करते हैं। आरएसएस एक तरफ से बांटती है, तो ये दोहरा नीति क्यों है ऐसा? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आलोक सर से है कि उन्होंने अभी आर्मी और आरएसएस की विचारधारा के बारे में रिक्रूटमेंट की बात कही है, बट क्या आपके पास कोई रिटर्न प्रूफ है कि हाँ उसके अंदर आर्मी की विचारधारा है? और सुधांशु सर से ये क्वेश्चन है मेरा कि अभी मोहन भागवत सर ने अपने भाषण में ये बोला था कि भारतीय नॉलेज ट्रेडिशन से जोड़ना चाहते हैं और अंग्रेजी मीडियम को हम सर्वोत्तम हमें नहीं मानना चाहिए। पर लेकिन वहीं पर जयशंकर सर के बेटे को अगर देखें तो वो मैकलेस्टर यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सर को देखें तो वो उनके बेटे येल से पढ़ रहे हैं और पीयूष गोयल के हार्वर्ड से। तो क्या ये आपने अपने से तैयारी की है ये सवाल या किसी ने भेजा? नहीं, मैं खुद से। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वेरी गुड प्रेपरेशन। इधर से कोई एक आखिरी सवाल। मेरा सवाल सुधांशु सर से है कि सर क्या आरएसएस का सेवा कार्यक्रम और पॉलिटिकल एजेंडा अलग है सर, या फिर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं सर? सेवा कार्यक्रम एक ही है अंजना जी, मैं और इसीलिए समाज को हम जोड़ने में सफल हो रहे हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप जवाब देता हूं जो कहा गया। पहला कहा गया कि भाई आर्मी में आरएसएस की विचारधारा है, तो साहब आरएसएस की प्रार्थना क्या कहती है? महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते, यानी पुण्य भूमि के हित में मेरा शरीर भी गिर जाए तो कोई वो नहीं है। वही आर्मी की सोच है। और मैं कहूँ इनको क्यों आरएसएस की विचारधारा जानते क्यों नजर आती है? कारण जानते क्या है? बिहार रेजिमेंट का उद्घोष वाक्य क्या है? बजरंग बली की जय। गोरखा रेजिमेंट का क्या है? जय महाकाली आयोरी गोरखारी। और अगर आप देखें तो सिख रेजिमेंट का तो वो है बोले सोनिहाल सत श्री अकाल है। राजपूत रेजिमेंट का क्या है? राजा रामचंद्र की जय। और सुनिए कुमाऊं रेजिमेंट का क्या है? डोगरा रेजिमेंट का जय बद्री विशाल। और सुनिए दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो भाई इनके लिए समस्या ये है कि जहां भगवानों की बात आ जाती है, अब बजरंग बली की जय इनको सांप्रदायिक नजर आती है। इनको हर हर महादेव, मराठा रेजिमेंट का 1946 तक नारा हर हर महादेव होता था। ये इनके लिए समस्या है। वास्तविकता क्या है कि जो राष्ट्र प्रेम की भावना और जो उत्कट बलिदान की भावना आर्मी के अंदर है, आरएसएस उस भावना को रिप्रेजेंट आरएसएस नहीं करता। हजारों सालों की वो भावना है जो आर्मी के अंदर है, वही आरएसएस के अंदर है। और ये मैं सब प्रमाण बोलना चाहता हूं। सुनिए, पहले भारत के रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह जी ने 1947 6 अक्टूबर को
गृह मंत्री के रूप में पत्र लिखा है सरदार पटेल को कि जिस ढंग से कश्मीर और पंजाब में स्थिति है, आरएसएस के स्वयंसेवकों को बुलाना चाहिए और हिंदू और सिख लड़कियां जो वहां पर हैं उनको बचा के लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और देखिए, कुछ सुधांशु भाई ने कुछ बातें कही, कुछ नारे गिनाए कि रेजिमेंट के कौन कौन से नारे हैं, उनके स्लोगन क्या क्या हैं। मैं इनको बता दूं, सारे कांग्रेस के टाइम में स्थापित हुए, मोदी जी के टाइम पे एक नहीं बनाएंगे। भैया अंग्रेज के वापस आता हूं। अरे भाई, एक भैया अंग्रेजों के जमाने में रेजिमेंट बनी, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, ये कांग्रेस के जमाने में बनी है। कुछ भी बोल देंगे। एक बात बताइए, उसके बाद 70 साल हमारा शासन कहते हैं, आप 70 साल शासन रहा, अगर हमें चिढ़ थी तो हटाई क्यों नहीं भाई हमने? बस की नहीं थी हटाना। भाई सुनो ना, अरे सुनिए ना भाई, ये बेकार की बातें लोगों को उलझाए रखिए धर्म के मामले में, इससे आगे कुछ नहीं। वापस आता हूं, इन्होंने कहा कि साहब आर्मी को, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष संविधान से चलता है, आर्मी को सभी सरकारों ने, चाहे वो अटल जी की सरकार रही हो, राजनीति से दूर रखा और आज भी हम इस चीज के पक्षधर हैं। अब यहां से कुछ सवाल आए थे यूपीएससी के बारे में, साथी आप बात कर रहे हैं, अभी यूपीएससी का जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। यूपीएससी के एक चेयरमैन थे सोनी साहब, गुजरात से आए थे, मनोज सोनी। छिप के धांधली की उन्होंने, आरएसएस बैकग्राउंड के थे। आरएसएस का मुख्य नारा है राष्ट्र प्रथम और सीपीआई का मुख्य नारा है इनकलाब जिंदाबाद और मजदूर किसान। दोनों के तो 100 साल हो गए, लेकिन ऐसी क्या वजह है? आरएसएस आज विश्व में पूरा सबसे बड़ा संगठन के रूप में जाना जाता है और वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगभग भारत से समाप्त हो चुकी है। इस पर तुलनात्मक रूप से विस्तृत विश्लेषण करेंगे अगली वीडियो में, लेकिन चूंकि आज के डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता थे आलोक शर्मा, इसलिए कांग्रेस पे चर्चा करते हैं। कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 ईस्वी में, इसके 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। कभी देश की प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी थी और आज यह 99 सीटों पर आकर के रुक गई है। 1984 के अगर चुनाव की बात करें तो यहाँ 404 सीटों पर लेकर अपने पूर्णकालिक दौर में सबसे बेहतर स्थिति में थी। लेकिन आज ऐसी क्या बात हुई कि कांग्रेस अपना अस्तित्व को धीरे धीरे खोता जा रहा है और कई सारे डिबेट में हम देखते हैं कि उनके प्रवक्ता का जो व्यवहार होता है और झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हैं। क्या ये सब कारण है कि कांग्रेस का आज अस्तित्व खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, एक नए डिबेट के साथ। धन्यवाद।